1940 का सैन डिएगो शहर, ये वो शहर था जहां कभी जैक जयंत स्टोनर का नाम बड़े अदब से लिया जाता था। वह एक ऐसा प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता था। बड़े बड़े पेचीदा केस वह चुटकियों में सुलझा देता था। दौलत और शोहरत उसके कदम चूमती थी। लेकिन आज 1947 में वक्त पूरी तरह बदल चुका था। जैक की जिंदगी और उसका करियर दोनों ही गहरे पानी में डूब रहे थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और उसके कपड़े हमेशा सिकुड़े रहते थे। उसका ऑफिस जो कभी शानदार हुआ करता था, अब धूल और पुरानी फाइलों का ढेर बन चुका था। उसकी मेज पर विस्की की आधी खाली बोतल उसके मौजूदा हालात की कहानी खुद बयां कर रही थी। उसका दिमाग अब भी तेज था, इसमें कोई शक नहीं था। वह आज भी छोटी छोटी बातों को पकड़ी आंच लेता था, जिन्हें आम आंखें देख नहीं पाती थी। लेकिन उसकी हिम्मत और उसका जज्बा कहीं खो गया था। लोग उसे अब एक नाकाम और शराबी जासूस के तौर पर जानते थे। पुराने दोस्त और क्लाइंट्स उससे दूरी बना चुके थे। जैक अकेला था, अपनी नाकामियों के बोझ तले दबा हुआ। कभी कभी वह घंटों तक अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता रहता था, जैसे गुजरे हुए वक्त को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता था कि वह अब वो पुराना जैक स्टोनर नहीं रहा, जिसकी एक आवाज पर शहर के बड़े लोग कांप जाते थे। उसकी परेशानियां सिर्फ काम की नहीं थी, उसकी निजी जिंदगी भी एक तूफान से गुजर चुकी थी। कुछ साल पहले हुए एक हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उस हादसे की यादें आज भी उसे रात में सोने नहीं देती थी। वह अक्सर बुरे सपनों से जाग जाता था, पसीने में नहाया हुआ। यही वजह थी कि उसने शराब को अपना साथी बना लिया था। शराब उसे कुछ देर के लिए अपनी तकलीफों को भुलाने में मदद करती थी, लेकिन सुबह होते ही वही अकेलापन और वही दर्द उसका इंतजार कर रहा होता था। वह एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मकसद के। आज भी एक वैसी ही दोपहर थी। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन जैक के ऑफिस के अंदर अंधेरा और मायूसी छाई हुई थी। वह अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। उसके कानों में शहर का शोर गूंज रहा था, लेकिन उसका मन खामोश था। वह सोच रहा था कि क्या उसकी जिंदगी कभी पटरी पर वापस आएगी? क्या उसे फिर से कोई ऐसा केस मिलेगा जो उसके अंदर के सोए हुए जासूस को जगाएगा? वह नहीं जानता था कि उसकी यह ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली थी, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी उलझन उसका इंतजार कर रही थी जो उसे हकीकत और वहम के बीच लाकर खड्डा कर देगी। दोपहर का वक्त था। जैक अपनी कुर्सी पर ऊंघ रहा था कि अचानक मेज पर रखा पुराना काला फोन जोर जोर से बजने लगा। उसकी आवाज ऑफिस की खामोशी को चीर रही थी। जैक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। फोन की घंटी उसे अपने सिर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। उसने सोचा, जरूर कोई बिल वाला होगा। आजकल उसे अच्छे कामों के लिए कौन फोन करता था भला? उसने फोन को बजने दिया। उसे उठाने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फोन लगातार बजता रहा, जैसे फोन करने वाला जानता हो कि जैक वहीं मौजूद है और उसे यह कॉल उठानी ही पड़ी रहेगी। आखिरकार हार मानकर जैक ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो, कौन है? उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। उसकी आवाज बहुत शांत और रहस्यमयी थी, जैसे वह किसी बहुत दूर जगह से बात कर रही हो। क्या मैं मिस्टर जैक स्टोनर से बात कर रही हूं? उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने जैक की नींद को पूरी तरह उठा दिया। उसने अपनी कुर्सी पर सीधे होते हुए कहा, हाँ, मैं ही जैक स्टोनर हूं। आप कौन बोल रही हैं और आपको क्या काम है? जैक को हैरानी हो रही थी कि इतने सालों बाद किसी नए क्लाइंट ने उसे फोन किया था। उसके अंदर का जासूस धीरे धीरे जागने लगा था। मेरे पास आपके लिए एक केस है मिस्टर स्टोनर, औरत ने कहा। यह बहुत जरूरी और निजी मामला है, मैं इसके बारे में फोन पर बात नहीं कर सकती। जैक ने कहा, ठीक है, तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए, पता आपके पास होगा। लेकिन औरत ने उसकी बात काट दी। नहीं, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकती, हमें कहीं और मिलना होगा, एक ऐसी जगह जहां कोई हमें देख न सके। यह बात जैक को थोड़ी अजीब लगी। एक क्लाइंट जो जासूस के ऑफिस नहीं आना चाहता, यह अपने आप में एक पहेली थी। उसने पूछा, तो फिर हम कहां मिल सकते हैं? औरत ने एक पल की खामोशी के बाद जवाब दिया, आज रात ठीक 12 बजे, शहर के पुराने गोदाम नंबर 7 पर। वह जगह सालों से बंद पड़ी हुई है और वहां कोई नहीं। आप अकेले आए। यह सुनकर जैक के मन में शक और गहरा हो गया। एक सुनसान गोदाम में आधी रात को मुलाकात।
किसी केस की शुरुआत कम और किसी चाल की तैयारी ज्यादा लग रही थी, लेकिन जैक के पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। शायद यही वो मौका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। फोन कट गई और ऑफिस में फिर से वही खामोशी छा गई। रात के 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। जैक स्टोनर अपनी पुरानी कार में गोदाम नंबर 7 के बाहर खड़ेड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ दूर से आती किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज तोड़ रही थी। गोदाम की हालत बहुत खराब थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांक रहा था, जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो। जैक ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? कहीं यह कोई जाल तो नहीं? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी कोट की जेब में रखे रिवॉल्वर को टटोला और कार से बाहर निकल गया। गोदाम का बड्ढा सा दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जैक ने उसे धकेला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर बाहर से भी ज्यादा अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी टूटी हुई छत से छनकर आ रही थी, जिससे चीजों का धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। गोदाम के बीचों बीच एक लंबी सी औरत खड़ी थी। उसने सिर से पांव तक एक काला लिबास पहन रखा था और उसका चेहरा एक घने घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। उसकी मौजूदगी उस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। जैक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज उस खामोशी में बहुत जोर से गूंज रही थी। आप आ गए मिस्टर स्टोनर, औरत की वही शांत आवाज गूंजी। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। जैक ने पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है, और यह घूंघट कैसा? औरत ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरी पहचान जरूरी नहीं है मिस्टर स्टोनर। जरूरी है वो काम जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। मेरी बहन का कत्ल हुआ है। यह सुनकर जैक चौंक गया। कत्ल? तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? औरत की आवाज में दर्द और गुस्सा भर गया। पुलिस? वो कुछ नहीं करेगी। वो कहती है कि यह एक हादसा था, लेकिन मैं जानती हूँ उसे मारा गया है। मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती हूँ। जैक को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। उसने कई बार देखा था कि पुलिस कैसे अमीरों के दबाव में आकर केस को रफा दफा कर देती है। उसने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत ने अपने पर्स से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और जैक की तरफ बढ़ा दी। यह एडवांस है, बाकी काम होने के बाद बस मेरे लिए कातिल को ढूंढ निकालें। जैक ने एक पल के लिए सोचा, यह केस खतरनाक हो सकता था, लेकिन यही वो चुनौती थी जो उसके अंदर के जासूस को फिर से जिंदा कर सकती थी। उसने पैसे ले लिए और कहा, ठीक है, मैं यह केस लेता हूँ। मुझे अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताइए। उस रात उस अंधेरे गोदाम में एक ऐसे केस की शुरुआत हुई जो जैक स्टोनर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। केस हाथ में आते ही जैक स्टोनर काम पर लग गया। उस रहस्यमयी औरत ने उसे अपनी बहन का नाम बताया था, एलिजाबेथ। उसने यह भी बताया था कि एलिजाबेथ का एक डॉक्टर से इलाज चल रहा था, जिसका नाम डॉक्टर एलन था। जैक की जांच का पहला पड़ाव एलिजाबेथ का घर था। वह शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत मकान था, लेकिन जब जैक वहां पहुंचा तो उसे दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उस घर में हफ्तों से कोई नहीं आया है। घर के बाहर उगी हुई घास और दरवाजे पर पड़ी धूल बता रही थी कि यह जगह काफी समय से वीरान है। जैक को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने ताला तोड़ने का फैसला किया। एक जासूस के तौर पर यह उसका पुराना तरीका था। कुछ ही मिनटों में वह घर के अंदर था। अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे कोई अभी अभी घर से बाहर गया हो। कोई लूटपाट या जबरदस्ती के निशान नहीं थे, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। जैक ने हर कमरे की तलाशी ली। उसे कोई खत, कोई डायरी या कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कोई सुराग मिल सके। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सावधानी से सारे सबूत मिटा दिए हों। जैक को यकीन हो गया कि यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जैक अब डॉक्टर एलन के क्लिनिक पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर से एलिजाबेथ की बीमारी या उसकी मौत से जुड़ा कोई सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और हैरानी का सामना करना पेडी था। क्लिनिक बंद था। बाहर एक बोर्ड लगा था, क्लिनिक हमेशा के लिए बंद है। जैक ने आसपास के दुकानदारों से पूछा,
तो पता चला कि डॉक्टर एलन भी करीब 1 महीने से लापता है। वह अचानक एक दिन अपना सारा सामान समेटकर कहीं चला गया और किसी को कुछ बताकर नहीं गया। एक मरीज की रहस्यमयी मौत और उसके डॉक्टर का अचानक गायब हो जाना, यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जैक को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह किसी गहरी साजिश की तरफ पराठ रहा है। एलिजाबेथ की मौत और डॉक्टर एलन का लापता होना, ये दोनों बातें आपस में जुटी हुई थी। डॉक्टर एलन जरूर कुछ ऐसा जानता था जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। शायद इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसे किसने हटाया और क्यों? ये सवाल जैक के दिमाग में घूम रहे थे। उसके हाथ में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ 2 पहेलियां थीं, एक बंद मकान और एक लापता डॉक्टर। उसे इन पहेलियों को सुलझाना था और उसे यह भी नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। जैक स्टोनर अब और भी ज्यादा उलझ गया था। उसके हाथ में कोई सुराग नहीं था। उसने फैसला किया कि उसे पब्लिक रिकॉर्ड्स की छानबीन करनी चाहिए। शायद वहां से एलिजाबेथ की मौत के बारे में कुछ पता चल सके। वह शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी गया और पुराने अखबारों के आर्काइव को खंगालने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक अखबार की कटिंग मिली। यह खबर 3 साल पुरानी थी। खबर की हेडलाइन पढ़कर जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ साफ लिखा था, एक कार हादसे में शहर की जानी मानी सोशलाइट एलिजाबेथ की दर्दनाक मौत। अखबार में एलिजाबेथ की तस्वीर भी छपी थी। यह वही औरत थी जिसकी बहन ने उसे केस दिया था। लेकिन अखबार के मुताबिक एलिजाबेथ की मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी थी। जैक का सिर चकरा गया। यह कैसे हो सकता है? अगर एलिजाबेथ 3 साल पहले मर चुकी थी, तो वो औरत कौन थी जो उससे गोदाम में मिली थी? क्या वो झूठ बोल रही थी या फिर यह कोई और ही एलिजाबेथ थी? जैक ने खबर को बार बार पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया। जैक को लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया है, जहां हर रास्ता उसे और ज्यादा उलझा रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हकीकत क्या है और फंसाना क्या है। क्या उस घूंघट वाली औरत ने उसे धोखा दिया था? क्या यह सब उसे फंसाने की कोई साजिश थी? लेकिन कोई उसे क्यों फंसाएगा? उसके पास तो कुछ था ही नहीं। और अगर वो औरत एलिजाबेथ की बहन नहीं थी, तो उसे एलिजाबेथ के बारे में इतनी बातें कैसे पता थीं? जैक ने फैसला किया कि उसे सीधे पुलिस से बात करनी चाहिए। शायद वही इस गुत्थी को सुलझाने में उसकी मदद कर सके। उसके मन में हजारों सवाल थे और उसे उम्मीद थी कि पुलिस स्टेशन जाकर उसे कुछ जवाब जरूर मिलेंगे। लेकिन जैक यह नहीं जानता था कि पुलिस स्टेशन जाना उसकी उलझन को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देगा। वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां सच और झूठ के बीच की लकीर मिट चुकी थी। यह केस अब सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं रह गया था। यह जैक की अपनी समझ और उसके दिमाग की परीक्षा बन गया था। वह जितना इस केस की तह में जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वह एक ऐसे अंधेरे में डूबता जा रहा था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अखबार की कटिंग हाथ में लिए बैठा रहा, यह सोचते हुए कि अब उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। जैक स्टोनर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह जानता था कि वहां उसका स्वागत अच्छी तरह से नहीं होगा। पुलिस उसे एक नाकाम और शराबी जासूस से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। वह सीधे इंस्पेक्टर डेविस के केबिन में गया। डेविस एक सख्त और चिढ़ा अफसर था जो जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जैक ने उसे गोदाम की मुलाकात, घूंघट वाली औरत और एलिजाबेथ के केस के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसने डेविस के सामने वो 3 साल पुरानी अखबार की कटिंग रख दी। डेविस ने एक नजर जैक को और दूसरी नजर अखबार को देखा और फिर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में मजाक और तंज भरा हुआ था। स्टोनर, मुझे लगता है कि तुमने ज्यादा शराब पी ली है, डेविस ने कहा। एलिजाबेथ का केस 3 साल पहले ही बंद हो चुका है। वह एक हादसा था और तुम कह रहे हो कि तुम कल रात उसकी बहन से मिले। क्या तुम पागल हो गए हो? एलिजाबेथ की कोई बहन थी ही नहीं। यह सुनकर जैक को एक और झटका लगा। यह नामुमकिन है, जैक ने कहा। वो औरत मुझसे मिली थी, उसने मुझे पैसे भी दिए। जैक ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। डेविस ने नोटों को देखा और कहा, ये नोट तो असली है, लेकिन तुम्हारी कहानी झूठी है। तुमने ये पैसे कहीं और से जुगाड़े होंगे। जैक ने डेविस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेविस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, गोदाम नंबर 7 की जांच करो। देखो वहां कल रात कोई आया था क्या? कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और बोला, सर, गोदाम के दरवाजे पर सालों पुरानी सील लगी हुई है। अंदर मकड़ी के जाले हैं।
वहां सालों से कोई नहीं था। यह सुनकर डेविस ने जैक को घूर कर देखा। अब क्या करोगे स्टोनर, तुम अकेले थे, वहां कोई औरत नहीं थी, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम था। अब दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें झूठी खबर फैलाने के जुर्म में अंदर कर दूं। जैक बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। उसका सिर घूम रहा था। क्या डेविस सही कह रहा था? क्या यह सब सिर्फ उसका वहम था? क्या शराब ने उसके दिमाग पर इतना असर कर दिया था कि वह हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहा था? लेकिन वो औरत, उसकी आवाज, वो नोटों की गड्डी, ये सब अपने असली लग रहा था। जैक को लगा जैसे वह पागल हो रहा था। वह अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वह सड़ी ढक पर खड़ा था। लोगों की भीड़ उसे देख रही, लेकिन उसे कुछ भी सुनने या दिखाई नहीं देता। उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह किस पर यकीन करे, अपनी आंखों पर या पूरी दुनिया पर। जैक स्टोनर अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने ऑफिस वापस आया और व्हिस्की की बोतल खोलकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि वह वाकई पागल हो रहा है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। सड़क के उस पार एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो लगातार उसी की तरफ देख रहा था। बच्चे ने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने थे। जब जैक ने उसकी तरफ देखा तो बच्चा मुड़ा और चलने लगा। हर कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़कर जैक को देखता, जैसे वह उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। जैक को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके पास करने को कुछ और था भी नहीं। उसने बोतल रखी और उस बच्चे के पीछे चल दिया। बच्चा उसे शहर की भीड़ी भाड़ी वाली गलियों से निकालकर शिपयार्ड की तरफ ले गया। शिपयार्ड शहर का वो हिस्सा था जहां बड़े बड़े जहाजों की मरम्मत होती थी। वहां हर तरफ लोहे का सामान और पुरानी टूटी फूटी नावें पड़ी थी। बच्चा उसे एक पुरानी और जंग लगी हुई नाव के पास ले गया और फिर अचानक कहीं गायब हो गया, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। जैक हैरान था। वह उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर उस नाव के डेक पर पड़ी थी। वहां वही लंबी औरत खड़ेढ़ी थी जिससे वह गोदाम में मिला था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। उस औरत का चेहरा चांदनी में चमक रहा था। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। जैक ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह एलिजाबेथ थी, जिसकी तस्वीर उसने अखबार में देखी थी। तुम तो एलिजाबेथ हो, जैक ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा राज छा। कौन कहता है कि मैं मर चुकी हूँ मिस्टर स्टोनर? शायद मरने वाले लोग। यह सुनकर जैक के होश उड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जिंदा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। औरत ने शिपयार्ड की शांत आवाज में इशारा किया। वो सच नहीं था। जैक उसने कहा, शिपयार्ड की ठंडी हवा से अपने जिस्म को चीरती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसका दिमाग शून्य हो गया है। सब कुछ घूमने लगा। एलिजाबेथ का चेहरा धुंधला होने लगा और फिर जैक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ निठा। जब जैक की आंखें खुली तो उसने खुद को एक सफेद कमरे में पाया। दीवारों का रंग, बिस्तर की चादर, सब कुछ सफेद था। हवा में दवाओं की तेज गंध थी। उसने महसूस किया कि वह एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। एक नर्स उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, आखिरकार आप होश में आ ही गए मिस्टर स्टोनर। हम सब बहुत परेशान थे। जैक ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं यहां कैसे? क्या हुआ था मुझे? नर्स ने बताया, आपको शिपयार्ड से यहां लाया गया था। आप वहां बेहोश पेटी मिले थे। आपके सिर पर गहरी चोट लगी है। जैक के दिमाग में पिछली रात की सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह घूमने लगी। गोदाम, घूंघट वाली औरत, अखबार की खबर, पुलिस स्टेशन, वो बच्चा और शिपयार्ड में एलिजाबेथ से मुलाकात। उसने नर्स से पूछा, मेरे साथ एक औरत थी, एलिजाबेथ, वो कहाँ है? नर्स ने हैरानी से जैक की तरफ देखा। औरत? आपके साथ कोई नहीं था मिस्टर स्टोनर। आप वहां बिल्कुल अकेले थे। जैक को यकीन नहीं हुआ। नहीं, वो वहीं थी। उसने मुझसे बात की थी और वो केस, मेरी जेब में पैसे भी थे। उसने अपनी जेबें टटोली, लेकिन वो कहाली थी। ना नोटों की गड्डी थी, ना कोई सुराग। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर डेविस उससे मिलने आया।
इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी थी। स्टोनर, तुम ठीक हो? उसने पूछा। जैक ने उसे फिर से सब कुछ बताने की कोशिश की। डेविस, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, यह सब सच है। डेविस ने एक गहरी सांस ली और कहा, जैक, हमने हर चीज की जांच की है। गोदाम पर ताला लगा था, तुम्हारे ऑफिस फोन का रिकॉर्ड चेक किया, तुम्हें कोई कॉल नहीं आई थी, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं मिले, शिपयार्ड में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, तुम्हारे सिर पर चोट लगने की वजह से तुम्हें यह सब वहम हो रहा है। जैक खामोश हो गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो औरत, वो केस, वो सारा ड्रामा सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी? क्या उसके सिर की चोट इतनी गहरी थी कि उसने एक पूरी कहानी बना ली? लेकिन हर चीज इतनी असली कैसे लग सकती थी? उस औरत की आवाज, उसका दर्द, वो नोटों की गड्डी का एहसास। जैक को लगा जैसे उसकी अपनी ही पहचान उससे छिन गई है। वह कौन था? एक जासूस या एक दिमागी मरीज? अस्पताल की सफेद दीवारें उसे खाने को दौड़ रही थी। वह हकीकत और वहम के एक ऐसे दलदल में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। जैक स्टोनर को कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह वापस अपने उसी पुराने धूल भरे ऑफिस में आ गया। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वह घंटों तक चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता रहता। उसका दिमाग अब भी उसी सवाल में उलझा हुआ था, क्या सच था और क्या वहम? डॉक्टर और पुलिस कहते थे कि यह सब उसके दिमाग का फितूर था, जो सिर की चोट की वजह से हुआ था। लेकिन जैक का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे आज भी उस औरत की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती थी। उसे आज भी शिपयार्ड की वो ठंडी हवा याद थी। उसने शराब पीना छोड़ दिया था। उसे अब विस्की से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से डर लगने लगा था। उसे डर था कि कहीं वह फिर से किसी ऐसी दुनिया में न खो जाए जो हकीकत में है ही नहीं। वह अब हर चीज पर शक करने लगा था। हर आवाज, हर चेहरा उसे एक पहेली लगता था। उसका जासूसी का करियर तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब उसकी अपनी जिंदगी भी एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। वह अब अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी उलझने और उसके डर भी थे। वह एक ऐसा कैदी बन गया था जिसकी जेल उसका अपना दिमाग था। अब उसे फोन की घंटी से डर लगता था। जब भी ऑफिस का फोन बजता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे लगता कि कहीं दूसरी तरफ से फिर वही रहस्यमयी आवाज ना आ जाए। कहीं कोई उसे फिर से एक ऐसे केस में न उलझा दे जिसका कोई वजूद ही नहीं। वह फोन को बजने देता, उसे उठाता नहीं। वह अब किसी भी नए रहस्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वह सिर्फ अपनी इस उलझन के साथ जीना चाहता था, चाहे वो कितनी ही तकलीफदेह क्यों न हो। उसके लिए सबसे बड़ा रहस्य अब कोई कत्ल या साजिश नहीं थी, बल्कि यह सवाल था कि वह कबूत कौन है। और इस तरह जैक जेम्स स्टोनर की कहानी एक सवालिया निशान पर आकर खत्म हो जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी हल नहीं होगा। क्या वो औरत सच में थी? क्या वो एक भूत थी जो अपना इंसाफ मांगने आई थी? या यह सब सिर्फ एक टूटे हुए परेशान दिमागों की कल्पना थी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, जैक स्टोनर के पास भी नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा डर है। यह डर कि हो सकता है हमारी अपनी हकीकत भी एक वहम हो। और क्या पता अगली फोन कॉल आपके लिए हो और दूसरी तरफ कोई ऐसा हो जो है भी और नहीं भी।